नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम शुरू करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम जो 2022-23 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज हम पहला लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो साथियों, आप सब लोग पेंसिल और अपना कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और आप अपना आंकलन करिए कि आप 125 प्रश्नों में आप कितना सही कर रहे हैं। और ये सब आप अपना रिजल्ट है आप हमारे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा इतना कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखिएगा, हम पहले 1 से 5 प्रश्न पढ़ेंगे। तो उसमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर भी वीर हो जाते हैं। अब देखिएगा, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी को के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीने की अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। ये वीरता का संदेश है। यह है आपका गद्यांश। अब देखिए, इस गद्यांश को हमने पढ़ा। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, या देवदार और वीर। तो साथियों, इतने जो प्रश्न हैं उनमें कहें तो हमने जैसे देखा तो सबसे सुंदर आपका जो यहाँ उत्तर मिल रहा है वो है सच्ची वीरता। तो सच्ची वीरता इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसको हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सच्चे वीर, देखिए आपका यहाँ ऑप्शन आ गया तो सच्ची वीरता ही आपका इस पे शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है। यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, या बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है, या उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना है, या हमेशा नया और निराला रहना है। देखिए, ये वाली पंक्ति इसमें आई है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना है। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए, दृढ़ता से खड़े हो जाओ चट्टान की तरह। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका इस तरीके से दूसरे का भी उत्तर। चलिए हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। वीरों के देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, या दोनों सत्य का हमेशा पालन करते हैं, या दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो इसमें ये बताना है वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्यों। तो साथियों, इसमें देखो एक जगह आया था कि स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग देखते चलिएगा, आप लोग अपना साथ के साथ टिक लगाते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है, बताइएगा। क्रोध नहीं है, युद्ध नहीं है, त्याग नहीं है, या कि दान नहीं है। देखिए बताइए, वीरता का कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा रूप यहाँ वीरता के लिए नहीं है, आप बताइए। देखिए, त्याग भी होता है, दान भी होता है वीरता का, है ना। और युद्धवीर, दानवीर, त्यागवीर, इस तरीके क्रोध जो है यहाँ वीरता का स्वरूप नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीरता का एक विशेष लक्षण है न्यापन, नकल, हास्य या करुणा। न्यापन, नकल, नयापन, या कि नकल या हास्य या करुणा, कौन सा है वीरता का विशेष लक्षण, बताइएगा। वीरता का विशेष लक्षण क्या हो जाएगा। तो साथियों, नयापन। क्या है, नयापन। चलिएगा, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला है, निर्देश
प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 6 से 10 तक की बात है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक की बात है। चलिए, इसमें निम्न प्रश्नों से स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप से लिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप चुनना है। अब देखिए शुद्ध रूप देखेंगे हम लोग। देखिए पहला हमारा है छठा क्वेश्चन, निलिप्त, निर्लप्त, निर्लिप्त या कि निर्लिप्त, कौन सा सही हो जाएगा आप बताइएगा इसमें। तो साथियों निर्लिप्त शब्द सही होता है, ये हो जाएगा। अगला है इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम या इच्छादम, कौन सा सही हो जाएगा बताइए, कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों इसमें सही हो जाएगा इच्छाद्रम। ठीक है, इच्छाद्रम। अब देखिए अगला है, इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध है। द्विरुक्ति, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति या द्विरुक्ति, तो साथियों कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें हो जाएगा आपका द्विरुक्ति। अगला है विस्मृति, विस्मरति, विस्मति या विस्मृति, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से बताइए। इसमें से आपका विस्मृति सही हो जाएगा। अब है जगतापाण, जगत प्राण, जगत प्राण या जगतार्पण, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। तो साथियों इसमें से आपका सही हो जाएगा जगत प्राण, जगत प्राण आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 से 15 तक के क्वेश्चन में क्या है। निर्देश है इसमें प्रश्न संख्या 11 से 15। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। दिवस, दिवस, विभावरी, अरविंद, प्रवाहिनी या विचक्षण, बताइए। दिवस का यहाँ आपको क्या करना है, विलोमार्थी शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द चुनना है। दिवस का बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो साथियों दिवस का आपका, दिवस माने दिन और विभावरी माने रात, सही हो जाएगा। निर्मल का पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु, आपको आपको विलोम बताना है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो निर्मल माने साफ, मलिन माने गंदा, चलिए मलिन हो जाएगा। अगला उद्यम, उद्यम का क्या हो जाएगा बताइए, उद्यम का क्या हो जाएगा। प्रवीण, आलस्य, नीरज या निरप, बताइए क्या हो जाएगा उद्यम का। उद्यम का क्या हो जाएगा। तो साथियों उद्यम का आपका हो जाएगा आलस्य, क्या हो जाएगा। उद्यम माने परिश्रमी, आलस्य माने आलस्य से संबंधित। ठीक है। महान, मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़, महान का क्या हो जाएगा, महान, महान का साथियों क्षुद्र हो जाएगा। विलोम महान, महान बड़ा, क्षुद्र छोटा, इस तरीके से कह सकते हैं। और द्युति, बताइए द्युति शब्द में बताइए। छवि, प्रभा, ज्योति या अंधकार, द्युति माने चमक होती है, तो इसमें कई तलक ज्योति, छवि, प्रभा एक जैसे हैं। अब द्युति का क्या हो जाएगा, अंधकार सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि प्रश्न 16 से 20 तक, इनमें क्या करना है। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है, यही सही विकल्प है, सही विकल्प चुनिए। भाषा निकेतन हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। आंख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद, धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनी परंतु मूर्ख। गांठ के तो पूरे हैं लेकिन आंख के कैसे हैं, अंधे। अगला प्रश्न देखते हैं। गागर में सागर भरना, संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना या विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। गागर में सागर, बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या गरीब का मन अस्थिर होता है, बताइए। चोर के पैर नहीं होते, बताइए। तो साथियों ये सही हो जाएगा आपका पापी का मन अस्थिर होता है। ठीक है, बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेट भरे मन मोदक से कब, पेट भरे मन मोदक से कब, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना या केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। पेट भरे मन मोदक से कब, क्या हो जाएगा सही।
साथियों केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। बताइए, बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना या छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न साथियों, जो मिठाइयां पसंद नहीं हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तो तुम खा लो। मतलब इसमें क्या बताना है आपको, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। मतलब सही शुद्ध करना है इसमें, वाक्य सही करना है इसमें। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम बचपन में वहां जाता रहा। ये सही, इसका सही करिए। हम बचपन में वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, हाँ मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। क्या हो जाएगा सही इसका, सही वाक्य बताइए क्या हो जाएगा कि मैं बचपन में वहां जाता रहा। हम बचपन में वहां जाता रहा नहीं, मैं बचपन में वहां जाता रहा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, इसका सही वाक्य बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका हो जाएगा सही कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा या हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। सही क्या हो जाएगा बताइए। यहां हो जाएगा साथियों हेम ने नरेश को पुस्तक दी। ठीक है, नरेश की पुस्तक दी नहीं, नरेश को दी। अब देखिए ये यहां पर जब कर्म भी आपका कैसा हो जाएगा, कर्म कर्म सजीव होगा तो को का प्रयोग होगा, कर्म सजीव नहीं होगा तो को का प्रयोग नहीं होगा। हेम के साथ कर्ता की विभक्ति लगेगी नहीं, तो इस तरीके ये सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, अब को थोड़ा ना, मंत्री ड्राइवर से या के द्वारा, यही तो होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है, नहीं मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 26 से 30 तक की क्या कहानी है। प्रश्न संख्या 26 से 30 में इन प्रश्नों में प्रत्येक 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है, अनेकार्थी में आते हैं और जो नहीं आता है वही इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए बताएंगे। प्रश्न है कि अंबर, वस्त्र, आकाश या किरण, बताइए क्या हो जाए, क्या हो जाएगा सही उत्तर। देखिए अंबर, वस्त्र तथा आकाश अनेकार्थी हैं, लेकिन किरण यहाँ पर अन्य विकल्पों में यहाँ भिन्न है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। मधु, दूध, शहद या शराब, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। मधु, दूध, शहद या शराब, तो साथियों बताइए। तो यहाँ पर मधु, शहद और शराब है ना, ये आपके अनेकार्थी हैं। मधु, शहद और शराब, लेकिन यहाँ दूध आपका अलग है, इसलिए दूध इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, दूध। अगला प्रश्न है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण या सूर्य। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण या सूर्य। देखिए इंद्र, सिंह और आपका सूर्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण यहाँ अलग है। तो ब्राह्मण के कौन कौन से होते हैं, द्विज है, चंद्रमा, पक्षी, ये ब्राह्मण के हो जाते हैं। चलिए अगला है, सजा, बल, शक्ति, सेना, भिन्न बताना है आपको। सजा, बल, शक्ति, सेना। तो साथियों देखिए बल, शक्ति और सेना ये तीनों किसकी निशानी है, ताकत की, लेकिन सजा इससे भिन्न है, जो दंड का प्रतीक मान सकते हैं। अगला है तात, पूज्य, पिता, मोती। देखिए तात माने पिता, पूज्य भी होते हैं और पिता भी हैं, तो मोती इससे थोड़ा भिन्न है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, 31 से 35 तक के क्वेश्चन होंगे। इन
प्रश्नों में लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला आपका है, घर आया भी नहीं निकला जाता। मेहमना, कुत्ता, रिश्तेदार या ब्राह्मण। घर आया ब्राह्मण, या घर आया मेहमना, या घर आया कुत्ता, या घर आया रिश्तेदार। बताइए कौन सा इसमें सही है, भरना है। बताइए, लोकोक्ति को पूर्ण करना है। बताइए साथियों, है ना, क्या हो जाएगा? घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ऐसा कहा जाता है। धोए जो 100 बार तो होने ना सेत। बताइए, धोए जो 100 बार कपड़ा तो होने ना सेत, धोए जो बार तो आदमी काजर गंदा, क्या इसमें भरेंगे आप? बताइएगा क्या हो जाएगा साथियों, है ना। धोए जो 100 बार तो काजर होने ना सेत, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। ज्यो ज्यो भीजे त्यों त्यों भारी होए, कामरी कमली उधारी या कर्जा। ज्यो ज्यो भीजे त्यों त्यों भारी होए, क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा, ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला प्रश्न है, के मुंह में हाथ डालना, कुत्ते, बकरी, शेर या गीदड़। है ना, तो सही हो जाएगा इसका साथियों आपका शेर। चलिए थोड़ा स्पीड से करेंगे हम लोग प्रश्न। अगला है, दान की बछिया के नहीं देखे जाते। दान की बछिया के क्या नहीं देखे जाते? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस रस की संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष तथा आदि हैं। किस रस की संचारी भाव? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र। संचारी भाव बताइए, उग्रता, गर्व, हर्ष। किस संचारी किस रस के हैं भाव, संचारी भाव बताइए। तो साथियों इसके हो जाएंगे वीर रस के संचारी भाव हैं ये सब। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा, पंक्तियां हैं, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियां में रस है, बताइए। श्रृंगार, वात्सल, अद्भुत या शांत। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका, बताइए, अद्भुत। राग है कि रूप है, मतलब यहाँ आश्चर्य, पता ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अद्भुत रस है। अद्भुत में विस्मय, आश्चर्य। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। बताइए, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ये तो आपको पता ही है, श्रृंगार रस का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरु निचलत रेणु तनु मंडित मुख दत लेप लिए। उपयुक्त पंक्ति में रस बताइए। श्रृंगार, रौद्र, शांत या वात्सल। है ना, मुख पे दधि लपेट लिए हैं, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं आपका इस तरीके से, यहाँ देखिए वात्सल्य रस हो जाएगा, कन्हैया जी के बारे में यहाँ कहा गया। चलिए अगला प्रश्न है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है। यहाँ पंक्ति बदली नहीं है ना, अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, यहाँ उपमा होगा। कौन सा अलंकार है? बताइए। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने अनुप्रास कर दिया। क्या कर दिया है? अनुप्रास। लेकिन यहाँ अनुप्रास हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होगा। बताइए। ठीक है, ये वैसे उदाहरण साथियों अनुप्रास है, और अनुप्रास में भी लाटा अनुप्रास है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई शब्द बार बार आता है ना, और वहां पर अन्वय के बाद भेद हो। ठीक है, अर्थ में भेद ना हो, अर्थ में भेद हो, पढ़ने में भेद ना हो। ठीक, अन्वय करने पर जब भेद पता चले, वहां पर आपका लाटा अनुप्रास होता है। चलिए बताते हैं अगला प्रश्न है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ में भिन्न, वहां निम्न अलंकार होगा। ठीक है, बताइए। श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या रूपक। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होगा। बताइए। तो साथियों ये होता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी, ये वाला होता है ना, कनक कनक में अलग अलग सोना और धतूरा, इस तरीके से, जहाँ वाक्यांश है लेकिन अर्थ भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न है,
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा हो जाएगा साथियों? रूपी आ गया है तो रूपक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अतियुक्ति, उत्प्रेक्षा। बताइए कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। मतलब जहां पर बड़ा चाहकर कहा जाए या असंभव सा लगे वो अतिशयोक्ति में ही आएगा। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? मात्रिक अर्धसम जाति का छंद रोला है, दोहा है, चौपाई है कि कुंडलिया है? बताइएगा कौन सा हो जाएगा मात्रिक अर्धसम जाति का छंद? तो साथियों ये आपका हो जाएगा दोहा। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइएगा। तो साथियों ये होती हैं आपकी 16। चलिए अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा भगवत धन गीता। जब मेल कराएंगे तो ता का दा हो जाता है, ठीक है, तो ये भगवत गीता हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और ये मिल जाएगा। अगला है मनोरम का संधि विच्छेद, मन धन ओरम, मनः धन रम, मनोधन रम, मनाधन रम। कौन सा सही हो जाएगा आप बताइएगा? तो साथियों ये हो जाएगा मनः धन रम। ये देखिए ना का आ और विसर्ग का उ, आ और उ मिलकर हो जाएगा ओ मनोरम, ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। मतलब ये बड़े लोगों का क्या बताया? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? बताइए। तो साथियों ये आपका संज्ञा है। बड़े लोगों को यहाँ संज्ञा का रूप दे दिया गया है, बड़े लोग, महान लोग, इस तरीके से, ठीक है। हाँ यहाँ पर संज्ञा प्रयुक्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप शब्द है। आप साथियों आप आपका यहाँ संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम या पुरुषवाचक। तो साथियों निजवाचक है। निज माने होता है स्वयं, खुद, आप, है ना। तो जो काम हम स्वयं कर लेंगे, आप शब्द आ जाए तो वो निजता का बोध करा रहा है, या निजता का बोध कराएगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है? ऋतु आई, पंडित आया, हंस आया, आचार्य आए। तो यहाँ कुल मिला के ऋतु ही यहाँ स्त्रीलिंग होगा। अगला है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? बताइए बिहारी किस काल के आपके कवि हैं? बताइएगा। तो साथियों ये सही हो जाएगा, बिहारी आपके रीति काल के कवि हैं। और रीत काल के 3 भागों में विभक्त किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, जिसमें बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं। रीति सिद्ध याद रखना है, रीति सिद्ध के कवि हैं, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? रामाश्री शाखा के सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास? बताइए। देखिए सूरदास, मीराबाई ये तो कृष्ण भक्त ही हैं, और इसके साथ साथ आपके हम कह देंगे तो जायसी भी आपके कृष्ण भक्त हैं, लेकिन तुलसीदास आपके रामाश्रय शाखा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बताइए। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी। तो साथियों छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी है, और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली है और नेपाली, है ना, ये सब हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल? नमक का दरोगा बताइएगा। नमक का दरोगा, ये तो बहुत ही सरल है, तो साथियों प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? आकार, प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन या पात्रों की विविधता? बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो साथियों विषय निरूपण, विषय निरूपण उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक या निर्वेद? तो साथियों श्रृंगार का है रति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास जो गोदान है कैसा है? बताइएगा कैसा है? तो साथियों ये आपका सामाजिक। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? रीत काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या उपयुक्त?
में से कोई नहीं। तो साथियों बताइएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है इसमें, तो सरल से ही शुरुआत करेंगे। तो भक्ति काल कौन सा है साथियों? भक्ति काल। चलिएगा देख लेते हैं अगला प्रश्न। वियोगी हरिजी का पूर्ण नाम था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी या श्री गिरधर द्विवेदी? वियोगी हरि जी का नाम क्या था बताइएगा। तो साथियों ये था श्री हरि प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। अवधी भाषा का पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या रामचरितमानस? तो साथियों ये तो देखिए घर घर में है ना, ये है ही रामचरितमानस। और अगला है, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है। प्रगति काव्य में प्रधानता भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की या उपयुक्त में से किसी की नहीं? प्रगति काव्य में प्रधानता होती है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों भावना और गीतात्मकता की प्रगति काव्य में क्या होती है? प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का क्या नाम है? आखिरी सलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है बताइए। तो साथियों ये है पद्मावत। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? स्मृति की रेखाएं बताइए, स्मृति की रेखाएं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती या विनय पत्रिका? बताइए कौन से के हो जाएंगे साथियों? सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से सन 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। इनकी कुछ रचनाएं जैसे मंजूषा, गंगा लहरी, कान्यकुब्ज, सुमन कुमार, ये सभी इनकी रचना है। चलिएगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कि आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू या कामायनी? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद ही है साथियों, ये आपका हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि से पहले सन 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से इनके निबंध की संकलन प्रकाशित हुआ था। विचार वीथी भी इससे पहले हो चुका है। चलिएगा अब हम देखेंगे 66 से 75 तक निम्न में से प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष, पृथ्वी आकाश, व्योम आकाश, सुरभ, सिद्धपथ, अनंत गगन? बताइए अंतरिक्ष का बताइए। और बताना क्या साथियों, या फिर से पढ़ लीजिए, जो किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म चुनिए जो किसी दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। बताइए दोनों में युग्म चुनना है। अंतरिक्ष का बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों सही, इसका सही हो जाएगा आपका व्योम और आकाश। अंतरिक्ष का सही सही इसमें जो उपयुक्त है व्योम और आकाश हो जाएगा। अंबुज का बताइए। अंबुज, अंबु माने जल होता है, जा माने जन्म लेना। कमल, शंख, कमला, ब्रह्म, वज्रवेद या मीन जलकुंभी? बताइए अंबुज कौन कौन से हो सकते हैं? तो साथियों आपका इसमें यही हो जाएगा कमल और शंख, अंबुज हो जाएगा। ठीक है, शंख भी जल जल में जन्म लिया है और कमल भी। अगला है खल। खल विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली या खरल? खल का क्या हो जाएगा बताइएगा। खल का पर्याय इसमें से सही सही कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसमें से सही सही हो जाएगा नीच और दुर्जन, याद रखिएगा। अगला है तृण का क्या होगा? तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास या कि लता, द्रुम? तृण का क्या होगा? तृण का साथियों हो जाएगा आपका घास और पत्ता। ठीक है, घास और पत्ता। क्षुद्र का क्या होगा बताइए? कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम? क्या हो जाएगा क्षुद्र का? क्षुद्र का बताइए क्या हो जाएगा? क्षुद्र माने छोटा, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका नीच और अधम, क्षुद्र का। अगला उग्र का क्या होगा? तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, घोर या शिव सूर्य? उग्र का क्या होगा? उग्र का साथियों प्रचंड और क्रोधी। अब बताना है आपको बटोही का। बटोही बताइए। बटोही का बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर या पाथे मेघ? बताइए कौन सा सही हो जाएगा बटोही का? तो साथियों बटोही का आपका सही उत्तर हो जाएगा पथिक और राहगीर। बिरध का बताइए। बिरध यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, ब्रही, वियोगी? क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा सही? तो साथियों इसका हो जाएगा यश और ख्याति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला यातु का बताइए। यातु पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हंस, हिंसा, राक्षस, निशाचर? यातु बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों राक्षस और निशाचर। विभू का बताइए। सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्म सॉरी आत्मा, महान, ईश्वर या चिरस्थाई, दृढ़? कौन सा सही हो जाएगा इसमें विभू का?
बताइए। विभू का साथी इसमें हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य, सर्वव्यापक और नित्य। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दिए गए प्रश्न, पद्यांश पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पद्यांश पढ़ना है। देखिए पद्यांश क्या है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये साथियों हम लोग बचपन में कितना पढ़े हैं, कितना गाए हैं, कितना सुने हैं, तो साथियों ये तो हम लोगों को याद थी। चलिएगा अब देखते हैं इसमें उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजी का आक्रमण, महाराष्ट्र कुल देवी। बताइए सही क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए झांसी की रानी से ही हम लोग याद किए थे कविता, और इस कविता की कवित्री का नाम बताइएगा। बताइएगा कविता की कवित्री का नाम कौन हो जाएंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न हमारा, इस कविता में प्रयोग किया गया रस बताइए। भक्ति, करुण, श्रृंगार या वीर। साथियों आप तो ये बता सकते हैं, तो इसका सही हो जाएगा आपका वीर रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। वीर रस। अगला प्रश्न है, कवित्री का अधिकांश रचनाएं सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण हैं, देशभक्तिपूर्ण हैं या धार्मिक हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी रचनाएं हैं। तो साथियों ये आपकी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं सुभद्रा कुमार की ज्यादातर। अगला है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। वीरांगना, पुरुष जैसी, पुरुषत्ववान या लड़ाकू। क्या कहेंगे इसको। तो साथी हो जाएगी वीरांगना। मर्दानी माने मर्द से है, मर्द सबसे मर्दानी कर दिया है, तो ये हो जाएगा वीरांगना। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ 81 से 90 तक इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। इस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में चुनना है। चलिए, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीजना का क्या अर्थ है आप बताइएगा। क्या अर्थ हो जाएगा कलेजा पसीजना। तो साथियों इसका हो जाएगा कलेजा पसीज गया माने दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख उठाकर भी नहीं देखा। चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना या अनसुनी कर देना। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा ध्यान तक न देना। चलिएगा अगला है, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन या गुणवान। बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैसा नाम वैसा ही गुण। चलिए अगला प्रश्न है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। मतलब बार बार नाक रगड़ने की आपको बताना है क्या यहाँ अर्थ हो जाएगा। तो साथियों सही उत्तर है इसका विनती करना। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। मक्खी मारना बताइए, जीव हत्या करना, कीड़े पकौड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों खाली बैठना है, कि बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, तो खाली बैठने वालों को ऐसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। सब्ज बाग दिखाकर, घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या झूठा आश्वासन देना। क्या हो जाएगा साथियों बताइए। झूठा आश्वासन देना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़े रहे थे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, छुप जाना। बताइए क्या हो जाएगा। अचरज में पड़ जाना। ठीक है अगला है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल खेलना या हंसना। अटखेलियां सूझना का बताना है, अटखेलियां सूझना। बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल लगी करना। क्या हो जाएगा दिल लगी करना। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आप आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना या अपनी सुध में खो जाना। बताइए क्या हो जाएगा। क्रोध में भड़क उठना। ठीक है अगला है हमारा, बताइएगा, विघ्न को समझाना बेकार है। ये क्या लिखा है। आंधी खोपड़ी है।
है ना, मतलब जो भी है नाम दिए हैं उसको समझाना बेकार है। वह आंधी खोपड़ी है। आंधी खोपड़ी का मतलब बेवकूफ है, निपट मूर्ख है, खोपड़ी उल्टी होना है, सोते रहना है, क्या है? तो साथियों इसका हो जाएगा निपट मूर्ख है। चलिए अब हम देखते हैं साथियों, निर्देश इसमें दिया है प्रश्न संख्या 91 से 95 तक। क्या दिया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। सामान्य दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि होने के पहले हानि के कारण ही वंदना करने लगते हैं, वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों की थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट हंसों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों को भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व का भायिक सृष्टि होती है, वह उन्हें और भी उपास्य बना देती है। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों का लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, दुष्टों से अपना बचाव करना, दुष्टों को सहयोग प्राप्त करना। बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इससे दुष्ट वंदना का रहस्य है। बताइए दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य दुष्टों की थपकी कर देना है, क्या है? बताइए। तुलसी की व्यापक दृष्टि, या तुलसी की का सभी का राम में देखना, तुलसी को उदारता, या तुलसी का शील सौजन्य। बताइए रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? दुष्ट वंदना। तो इसमें सही उत्तर साथी हो जाएगा आपका तुलसी का सभी को राम में देखना है। उपयुक्त उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी की मानवीय दृष्टिकोण, या उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। चलिए अगला देखते हैं। देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे, हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे, या निर्भरता चाहते थे। बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा साथियों कि सही हो जाएगा कि निर्भरता चाहते थे, निर्भरता चाहते थे। ठीक है, माने हम कह सकते हैं कि देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी क्योंकि महाकवि तुलसीदास निर्भरता चाहते थे। ठीक है, चलेगा। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है, सरस बनाता है। क्या हो जाएगा साथियों कि वह सरस बनाता है। चलिएगा देखते हैं, 96 से 100 तक देखना है, पढ़कर इनके प्रश्न उत्तर देना है, गद्यांश पढ़ना है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने की बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। बताइए इसमें हम अब प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था, कहाँ के थे? बताइए शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब, या बी सिंह जुदेव। कौन हो जाएंगे बताइए? तो साथियों ये हो जाएंगे शिवाजी। अगला है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवाचरित, शिवा विलास, शिवा वैभव, शिवा चिंतन, शिवा कथा, शिवा विक्रम। बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है शिवा बावनी और शिवराज भूषण। अगला है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन। बताइए क्या हो जाएगा कि भूषण की बुद्धिमत्ता। चलिएगा देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला है, छत्रसाल
छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे 2 सवार और 5 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 25 सवार और 2 पैदल और 25 सवार और 5 पैदल। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? 5 सवार और 25 पैदल। अगला प्रश्न है भूषण का प्रिय काव्य रस है, बताइएगा करुण, शांत, वीर या श्रृंगार। तो साथियों ये सही हो जाएगा आपका वीर, वीर रस है। चलिए देखते हैं एक शब्द, इसमें 101 से 105 तक के प्रश्न है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है, समानार्थी शब्द चुनना है, ठीक है। चलिए कमल का बताइएगा, पारिजात, रजनी, विभावरी या भामिनी। कमल का क्या हो जाएगा? कमल का क्या हो जाएगा बताइएगा। कमल, कमल का साथियों हो जाएगा आपका पारिजात। अगला प्रश्न है कला निधि, नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। कला निधि का क्या हो जाएगा? कला निधि का साथियों हिमांशु हो जाएगा। चंद्रमा। चलेगा तुंग का बताइएगा, तुंग का क्या हो जाएगा? उन्नत, प्रचंड, नारियल या पुन्नाग। तुंग का क्या हो जाएगा साथियों? तुंग का उन्नत हो जाएगा, उन्नत, उठा हुआ, ठीक है। सिखी का बताइए, सिखी का क्या होगा? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या बैल। सिखी का क्या होगा? सिखी का साथी हो जाएगा मयूर। क्या हो जाएगा? मयूर। अगला है मिलिंद का बताइए, भुजंग, सरिता, कगार या भ्रमर। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों मिलिंद का भ्रमर हो जाएगा, मिलिंद का भ्रमर। चलिए अब देखते हैं 106 से 110 तक की है। चलिए इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द समूह दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनना है। चलिए जिसे किसी से लगाव ना हो, नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या अलगाववादी। बताइए जिसे किसी से लगाव ना हो क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जननी, जानकी, नितिज्ञ। तो साथी क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही सरल है ये तो। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अगला प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी गई हो, कौन सी हो जाएगी बताइए? अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती। क्या हो जाएगी साथियों बताइए? तो साथियों ये जाएगी किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास है, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या अधिकारवाद। सबके समान अधिकार पर विश्वास है, बताइए कौन सा हो जाएगा? समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। चलिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है ये सभी। तो चलिएगा अगला, रजोगुण वाला, तामसिक, राजसिक, वाचिक या सात्विक। रजोगुण किसका होगा बताइए? रजोगुण, रजोगुण हो जाएगा आपका राजसिक। अब जो 111 से 115 प्रश्न दिए हैं, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये गद्यांश क्या गद्य गीत साहब के जैसा है। चलिए देखते हैं, पद्यांश है, ठीक है। अस्ताचल रवि, जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुध रह, परिमल की कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दीखी मृत्यु तर बहती ज्यों स्वर, बहा स्नेह की प्रतुन देह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ सत्र से, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत प्राण तन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। तो ये पंक्तियां हैं काव्य में। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर देने। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान, देवागमन, अस्ताचल रवि या रवि कर अर्पण। बताइए क्या हो सकता है सही? सही इसका क्या हो सकता है? तो साथियों ये हो सकता है अस्ताचल, अस्ताचल रवि। क्या हो जाएगा? अस्ताचल रवि, ठीक है। अगला है इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रगति का मनोरम चित्रण किया है, अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रथ संध्या का वर्णन किया है, मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है या सूर्यास्त का चित्रण किया है। बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों ये किया है अगस्त सूर्य और उसकी प्रतीक्षा, अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रथ संध्या का वर्णन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतुन, प्रतनु, प्रतनु अर्थ रखता है प्रमुदित, क्षीण, मृद या प्रेत। प्रतनु, बताइए प्रतनु का क्या मतलब है? प्रतनु माने साथी हो जाएगा क्षीण। क्या हो जाएगा? क्षीण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक तथा कवि दोनों थे, समाजवादी कवि थे, प्रख्यात सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? प्रख्यात सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्य में से प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है गेहूं, घर, एक जीव या द्वार। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा घर। अगला प्रश्न है 116 से 120 तक क्या करना है? पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर,
और मधुर कसक सा आज हृदय में आना आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दुर्गों में भर भर लाया कौन, आज को तेरी बीणा मौन। इस कविता में रचयिता हैं, इस कविता के रचयिता बताइए। सुमित्रा पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा है, मीराबाई हैं। कौन है इस कविता की रचनाकार? तो साथियों ये है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा, देखते हैं। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है न जाने क्या, न जाने क्यों उकनी हृदय तंत्री बज नहीं रही, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रु में होने के बावजूद बीणा मौन क्यों है। विरह व्यथा की कसक तन मन को व्याकुल बना रही है, या फिर भी आहें नहीं भरी जाती, रहस्य प्रकट करने में न जाने क्यों असमर्थ हूँ। विरह व्यथा की कथा अकथनीय है, क्या है बताइएगा। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या होगा? तो साथियों इसका आशय हो जाएगा कि नीरजा से उद्धृत कविता का आशय है कि दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रु में होने के बावजूद बीणा मौन क्यों है। तो बी ऑप्शन इसका साथियों सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, बताइए। सुधि बन छाया कौन, आज क्यों तेरी बीणा मौन, हृदय में आन समाया कौन, मौन बीणा का रहस्य। कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आज क्यों तेरी बीणा मौन। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवित्री थी। साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी होकर भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा साधना में दूसरी मीरा कही जाती थी। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता दुर्बोध रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, आरंभिक रचना है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ रचना है। तो साथियों यह श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़? द्रविड़ परिवार की बताइएगा। तो इनमें से साथियों कन्नड़ भारत की कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है और कर्नाटक की राजभाषा है। यह भारत की 22 भाषाओं में शुमार है और कर्नाटक जो भाषा है भारतीय 22 भाषाओं में एक है और जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये दी गई है। तो कन्नड़ भारत की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो कर्नाटक में जो कन्नड़ है भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ ही द्रविड़ परिवार की भाषा है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, मागधी, अर्बुदागधी या पैसाची? बताइए किससे हो जाएगी, बताइए। तो साथियों ये सौरसेनी से ही हो जाएगी। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? कौन सी हो जाएगी बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी आपका पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी? बताइए। तो साथियों ये सही उत्तर है, विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा की है। और साथियों आज इस पेपर का आपका आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? बताइए कौन सी नहीं बोली जाती? तो साथियों आपकी मैथिली नहीं बोली जाती। ठीक है साथियों, और मैथिली कहाँ बोली जाती है? मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित या बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की जो मिली है वो बोली, मिली जुली बोली वो मैथिली बोली है। ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पुड़िया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। ठीक है, चलेगा। तो साथियों ये हमारे 125 प्रश्न रहे और आज ये पहला मॉक टेस्ट था। आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने क्वेश्चन सही किए हैं आप प्लीज़ कृपया करके आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके 125 में कितने सही उत्तर गए हैं और आपको सेशन कैसा लग रहा है, हमको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, आप लोग कितना हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका फिर उसी तरीके से सहयोग के लिए पूरी तरीके से हम तत्पर हैं। तो साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फिर से कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगली टेस्ट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।